हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चे लोग। मैं अमित जादव और आज हम फिजिक्स का एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे लोग मुझे बताओ, आप तो पढ़ाई करते हो, सब नहीं, आप में से कुछ लोग पढ़ाई करते हो, लेकिन सब लोगों ने करनी चाहिए। तो जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो और ज़्यादा आप पढ़ाई करते हो, बहुत मेहनत करते हो। तो किस दिन आप में से कोई क्या कहता है कि यार आज दिन पर बहुत पढ़ाई की है, I have taken lots of efforts today for the physics, chemistry, mathematics. So आज थक चुका हूँ, lots of work I have done today. So बाकी काम भी हम करते हैं, किस दिन थक जाते हैं और कहते हैं कि यार बहुत काम किया है। लेकिन बच्चे लोग, जो डेली लाइफ में हम वर्क कहते हैं, उसका मीनिंग और साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क इज डिफरेंट। और यही हम नया टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क। क्या होता है वर्क, कब होता है वर्क? डेली लाइफ में जिसे हम वर्क कहते हैं, शायद भी ये वर्क हो भी सकता है, या जिसे हम वर्क कहते हैं ये जीरो वर्क भी हो सकता है। सो ऐसा क्यों हो सकता है, ये सब हम आज यहाँ पर इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सो वर्क कब होता है वर्क? तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स F लगाया इस डायरेक्शन में फोर्स F लगाया, और ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस। मतलब मैंने फोर्स लगाया और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस। ओके, लेट्स से दैट एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इफ ऑब्जेक्ट मूव्स along the direction of the force, in this case we can say that work is done. So क्या है वर्क का मीनिंग? If force acts on a body and point of application of force and point of application of force, मतलब जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस along the direction of force, in this case we can say that work is done. पहले तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, लेकिन कहाँ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला इस तरह से बनता है, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ओके इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस सिंपली वी कैन राइट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन सी डिस्प्लेसमेंट हमें यहां लेनी है? डिस्प्लेसमेंट along the direction of force, डिस्प्लेसमेंट along the direction of force into डिस्प्लेसमेंट along the direction of force। आप यहां कह सकते हैं मैंने तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, मतलब इस डायरेक्ट में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, ये वर्क का चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो वहां आपने इस तरह से कुछ पढ़ा होगा। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल आपने 9th क्लास में स्टडी किए होंगे। लेकिन यहां पर क्या है, फोर्स का डायरेक्शन अलग है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। लेकिन मैंने यहां क्या लिखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
सो आप में से बहुत सारे लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा होगा, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हियर फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन हम एक क्या कर सकते हैं, यहां पर ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट हम क्या कर सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। सो दैट इज थीटा, सो दिस इज एडजेसेंट साइड, सो वी कैन राइट हियर एफ कॉस थीटा। ओके, सो यहां पर फोर्स एंड डायरेक्शन, एक्चुअल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन अगर हम इस फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो हमें ये फोर्स मिलता है एफ कॉस थीटा इंटू एस। सो हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू दिस एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। सिंपली वी कैन राइट हियर एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस कॉस थीटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं एफ डॉट एस। सो दिस इज वर्क डन। ओके, दिस इज वर्क डन, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। अगर आपको एंगल पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में मतलब इस तरह से कुछ, फोर्स है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एस एक्स आई कैप, अलॉन्ग वाई एस वाई जे कैप, अलॉन्ग जेड एस जेड के कैप। ओके, सो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये है वर्क, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस केस में क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग आपको पता है, जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसे हम वेक्टर कहते हैं। सो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क, कौन बताएगा यूनिट ऑफ वर्क? 9th क्लास में आपने पढ़ा है यूनिट ऑफ वर्क जूल। ओके, वेरी गुड, जूल। यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल। ठीक है, आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन राइट अनदर यूनिट, न्यूटन मीटर। So these are the SI unit. Another one unit is there, that is erg. Okay, relation between erg and joule, that is 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. Okay, dimensions, देखो dimensions अब हर एक चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे। सो हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आपको मतलब कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको आनी चाहिए, डायमेंशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो डायमेंशंस ऑफ वर्क आर m l2 t-2, ठीक है। ट्राई करके देखिए ये, ठीक है, बहुत इजी है। क्या करना है, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो फोर्स आपको क्या लिखना है, फोर्स को फंडामेंटल फॉर्म में लिखना है। सो फोर्स को आप किस तरह से लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ये हो गया फंडामेंटल। फिर इस एक्सेलरेशन को फंडामेंटल के फॉर्म में लिखो। एक्सेलरेशन सिंपली फंडामेंटल के फॉर्म में किस तरह से लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से एक्स इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर आपको वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना होगा। सो एक्स अपॉन टी और ये टी। ओके, सो एक्सेलरेशन का फंडामेंटल फॉर्म होगा
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ओके, और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और ये अगर कंबाइन करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क विल बी ये x, और यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए s लिखा है तो मैं यहाँ पर फिर एक बार x लिखता हूँ। सो x इंटू एक्स। ओके, ये मास m और ये t स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ वर्क। फंडामेंटल फॉर्म मतलब हम किसी भी क्वांटिटी को जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो कर सकते हो तो डायमेंशंस लिखना बहुत आसान है, m m x x इसलिए l स्क्वायर और t डिनोमिनेटर में है इसलिए -2। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि वर्क स्केलर है। ओके, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। इसके बावजूद वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसको स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग मतलब क्वांटिटी पॉजिटिव ही होती है ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी नेगेटिव एंड वर्क में भी जीरो। सो लेट अस सी इन विच केस वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क विल बी नेगेटिव and work may be zero. So इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में। यहाँ पर एंगल थीटा है। ओके, सो दैट एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल I have applied the force along horizontal x direction and displacement also takes place along the same direction. यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा 0 है, यहाँ पर थीटा क्या है, here theta is less than 90 degree. In this case work will be positive. This is the first case, means when the work will be positive. Okay, here work will be positive. Okay, for what? If theta is less than 90 degree or theta equal to 0. Okay, in this case work will be पॉजिटिव। ठीक है, मतलब हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम में बाद में हम देखेंगे। अब सिर्फ ये याद रखो कि जब वर्क पॉजिटिव होता है तब ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, सो इस केस में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क में भी जीरो। वर्क जीरो कब होगा, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ये देखो इस पेन पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं लेकिन पेन की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ओके, सो फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस, इट मीन्स व्हाट, वर्क डन विल बी जीरो। ओके, कंसीडर सेम एग्जांपल। ओके, नो फोर्स इज अप्लाइड। अगर फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। ओके, सो इफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों में से कोई भी जीरो है तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन देख लो मैंने फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पर, फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। अच्छा ठीक है, ये एग्जांपल, फोर्स अप्लाई किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर ये एग्जांपल, फोर्स अप्लाई किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, सो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का है सो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। पहले हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता है, एफ एस कॉस थीटा, और ये थीटा कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो वर्क क्या हो गया, सो वर्क विल बी जीरो। ओके, सो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब देखते हैं एक्चुअल एग्जांपल। जैसे कि इसी पेन पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ओके, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स पेन इज डिस्प्लेस। पेन मूव हो रहा है, देख रहे हो आप, पेन तो मूव हो रहा है। और मैंने आपको सवाल पूछा, ठीक है, व्हाट इज
लेट्स से आई हैव अप्लाइड, कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए आप कंसिडर कर सकते हो मैंने 1 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, मैं खुद इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 1 न्यूटन, और ये 1 मीटर मूव हुआ, ठीक है, 1 न्यूटन इतना मूव हुआ। अब मुझे बताओ यहाँ पर व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आप में से बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के अलाउंग हो रही है, सो 1 इंटू 1 जूल इज वर्क, बट इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्स एक्ट हो सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्स एक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जिस फोर्स के बारे में बताया है उसी फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है वो आपको बताना है। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, और ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रही थी? पेन मूव हो रहा था हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब एंगल क्या हो गया? एंगल 90 डिग्री हो गया। सो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, सो वर्क विल बी 0। सो वर्क 0 किस केस में हो सकता है? अगर फोर्स 0 है तो वर्क 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 हो सकता है, और जिस फोर्स की वजह से वर्क आपको निकालना है, इफ एंगल बिटवीन दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देन अगेन वर्क विल बी 0। ओके, देन नेक्स्ट केस, इन व्हाट केस वर्क विल बी नेगेटिव? सो यहां पर जो एंगल था पॉजिटिव वर्क के लिए, या तो एंगल 0, ओके, और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री मतलब उसमें 0 भी आ सकता है। लेकिन इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, ओके, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, या फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, in this case वर्क विल बी निगेटिव। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से बड़ा या फिर 180 डिग्री एंगल है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। एक्चुअली ये केस भी क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, क्योंकि वर्क के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था हमने? इफ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मूव डिस्प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है। हम क्या करेंगे? हम फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट अलाउ होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट के मतलब डिस्प्लेसमेंट से पैरेलल होगा। वो मतलब पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे एफ कॉस थीटा, वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो अगर एंगल ऑब्ट्यूज है या फिर 180 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, सो इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो स्पीड क्या होता है? स्पीड कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम में ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या है? वर्क पॉजिटिव, ठीक है, मतलब फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड केस में वर्क डन क्या है? 0 है, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे सो उस फोर्स की वजह से स्पीड चेंज ही नहीं होगा, सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव होगी। और यहाँ पर वर्क नेगेटिव, मतलब फोर्स की वजह से स्पीड कम होगा।
ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। F1 फोर्स इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। सो लॉज ऑफ मोशन में आपने देखा है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ये एक्सटर्नल फोर्स है जो F1 में बता रहा हूं, ठीक है। लेट्स से मस्कुलर फोर्स, ओके। मैं इस तरह से कुछ बॉडी को मूव कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, मस्कुलर फोर्स, ये है F1। और कौन से फोर्स हो सकते हैं, कौन बताएगा? यस यस, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा फोर्स हो सकता है? नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। और एक ये रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस है तो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी गुड, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब देखो मेरा जो मस्कुलर फोर्स है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? उसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो ये कौन से, ये जो फोर्स है F1, इसकी वजह से जो वर्क हो रहा है वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट केस में, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, एंगल 90 डिग्री, वर्क 0। सो ये क्या हो गया? सेकंड केस। अब ये क्या है? फ्रिक्शन। इस केस में फ्रिक्शन क्या कर रहा है? रिलेटिव मोशन, जो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन है उसे अपोज कर रहे हैं। मतलब ये है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो एंगल हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। सो एंगल 180 डिग्री है तो वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। सो फ्रिक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट का स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। इफ फोर्स एक्ट्स ऑन एन बॉडी एंड इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं यार, जिस फोर्स की वजह से हमें वर्क निकालना है, उसी फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होती है, मूव होती है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, इन दिस केस ओनली वी कैन से दैट वर्क इज डन बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। सो अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और इसे रेडियस r आपको कंसीडर करना है। ये रेडियस r, ये भी रेडियस r है। एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F, ओके, और ऑब्जेक्ट क्या है, इस यहां से यहां तक मूव हुई है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वही है, ठीक है। आप इसे A पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इसे B पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, बट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है? सेम है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन सेम है। सो वर्क क्या होगा? ट्राई करो खुद से, देखते हैं कौन आंसर निकालता है। मेरा बोर्ड रफ होने से पहले किसका आंसर आता है देखते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसे याद रखो। कितने बच्चों ने सॉल्व किया? चलो देखते हैं अब किसका आंसर सही है। सो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देख लो यहां पर, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये सेंटर ओ है। ऑब्जेक्ट रीच अप टू द पॉइंट बी, बट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम, ठीक है। सो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? अगर फोर्स का डायरेक्शन
हॉरिजॉन्टल है, ओके। इफ फोर्स इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेनी है? आपको डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ही लेनी है। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट मतलब रेडियस। सो रेडियस आर है आपकी डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट आर, ओके। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आर। अब अगला सवाल इसी तरह से, ये आपको खुद को ट्राई करना है, देख लो। ये आपको खुद को ट्राई करना है। सेम एग्जांपल है, उसी तरह का एक आप सर्कल कंसिडर कर सकते हो, स्फीयर कंसिडर कर सकते हो। ये है सेंटर, दिस इज रेडियस आर, दिस इज ऑल्सो रेडियस आर, ठीक है। चेंज क्या हुआ है? पहले एग्जांपल में क्या था? ये देख लो। इस एग्जांपल में फोर्स का डायरेक्शन यहां था, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में, अब जो एग्जांपल है यहां पर, ये आपको खुद को करना है। सो कहां पर ये डायरेक्शन इसका? अलोंग दिस, ठीक है। सो मतलब मैं हिंट देता हूं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो कौन सा मैथमेटिक्स यहां पर यूज करना है, ये आपको सोचना है और सॉल्व करना है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन। A 2 kg mass lying on a table is displaced in the horizontal direction from 50 centimeter. The work done by normal reaction will be, options are given, 0, 10 joule, 100 joule, 100 erg. क्या होगा इसका आंसर? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जो बच्चे फॉर्मूला सोच रहे हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो उन बच्चों को अभी भी वर्क का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आप सोच रहे हो तो कुछ तो कंफ्यूजन है, बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में वर्क का कंसेप्ट नहीं गया है। क्या जरूरत है फॉर्मूले की? क्या पूछा है आपको? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन। और क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या जरूरत है फॉर्मूले की? क्या आंसर होगा? 0, वेरी गुड। 90 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। वर्क, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर वर्क हुआ ही नहीं, लेकिन जिस फोर्स के बारे में पूछा है उस फोर्स की वजह से यहां पर वर्क हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? पार्टिकल इज मूविंग अलोंग a straight line from point A to point B with position vector 2i cap. Let's write here first. Position vector means at A, object was at 2i cap plus 3j cap sorry 7j cap minus 3k cap, okay. And at B, object is to phi I cap minus 3j cap plus 6k, ठीक है। One of the force acting on the particle F, okay. So force acting on particle is 20 I cap minus 30j cap plus 15k cap. Let me check all signs are correct. 2i cap plus 7j cap minus 3k cap, yes, okay. Then at B, phi I cap minus 3j cap plus 6, phi I cap minus 3j cap minus is there, yeah, minus 6k cap, ठीक है। F is equal to 20 I cap minus 30j cap plus 15k cap.
आपको भी एग्जाम सॉल्व करते समय ये जो साइंस है सही तरह से आपने लिखे हैं सॉल्व करते समय, ये आपको कंफर्म करना है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर माइनस लिखा, माइनस की जगह प्लस लिखा था। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता रहूँगा, लेकिन ऑप्शन में से कोई जवाब आएगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। सो साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहले तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं की, पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर पहले पार्टिकल था और यहाँ से यहाँ तक भी पॉइंट तक गया है। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? सो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट फाइनल का माइनस इनिशियल का। सो 5 - 2 i कैप प्लस -3 - 7 j कैप प्लस -6 minus of -3 it will be plus 3 k cap. So our displacement will be here 3 I cap minus 10 j cap minus 3 k cap. So that is our displacement. So work is equal to कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है? F dot S is equal to Fs cos थीटा। ठीक है, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा। सो इससे अच्छा यूज ऑफ दैट फॉर्मूला विल बी इजियर। ओके, सो फोर्स इज गिवन हेयर 20 I कैप माइनस 30 j कैप प्लस 15 k कैप। डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 3 I कैप माइनस 10 j कैप माइनस 3 k कैप। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ पर? सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। 20 I कैप इंटू 3 I कैप प्लस 20 I कैप इंटू माइनस 10 j कैप प्लस 20 I कैप इंटू माइनस 3 j कैप 3 k कैप। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में I कैप डॉट I कैप, डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है I कैप डॉट I कैप है, J कैप डॉट J कैप है और K कैप डॉट K कैप है, तो उसका आंसर क्या होता है? 1। लेकिन I कैप डॉट J कैप या फिर J कैप डॉट K कैप या फिर K कैप डॉट I कैप है, तो वो क्या है? 0। सो I कैप मतलब क्या है? X डायरेक्शन, J कैप मतलब Y डायरेक्शन, X डायरेक्शन Y डायरेक्शन, एंगल क्या है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, cos 90 0। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है? सिर्फ x कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन लेना है। सो 20 इंटू 3 60 I कैप डॉट I कैप 1। ओके, माइनस 30 इंटू माइनस 10 प्लस 300 एंड 15 इंटू माइनस 3 माइनस 45। सो वर्क डन इज इक्वल टू 360 माइनस 45 315 यूनिट्स। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 315 यूनिट्स। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? सिंपल सा सवाल है। ठीक है, सिर्फ पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है, एज इट इज डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है, पोजीशन दी है कुछ इस तरह से, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A टू B, तो आपको डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालनी है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसमें सिर्फ आपको x कंपोनेंट जो है फाइनल पोजीशन का, उसमें से इनिशियल का x कंपोनेंट ही माइनस करना है, प्लस यहाँ पर जो y कंपोनेंट है फाइनल का, उसमें से इनिशियल का y कंपोनेंट क्या है? सबट्रैक्ट करना है। इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, और जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उस समय सिर्फ आपको क्या करना है? जो i कैप का कंपोनेंट है, मतलब ये i कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ का i कैप का कोएफिशिएंट, उसका ही सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि बाकी यहाँ पर क्या है? ये तो 0 ही होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल यहां पर। रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है देख लो। A force F is 10 plus 0.5 x units acts on a particle in x direction where x is in meter. Find the work done by this force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2. ठीक है,
सो एग्जाम सॉल्व करने से पहले यहां पर देख लो, जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स की वजह से जो वर्क होता है, ठीक है, सो ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। फोर्स मे बी कांस्टेंट, मे बी वेरिएबल। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप एज इट इज फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। लेकिन फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है, इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, फोर्स F इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5x, मतलब ये जो फोर्स है वो फोर्स x पर डिपेंड है, पोजीशन पर डिपेंड है। पोजीशन चेंज हुई, फोर्स चेंज हुआ, पोजीशन चेंज, फोर्स चेंज। जैसे कि मान लो कि पोजीशन 0 है, फोर्स क्या है, 10 न्यूटन हो जाएगा। ये देख लो यहां पर F इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5x, ठीक है, लेट्स से न्यूटन, ठीक, यूनिट्स लिखा है, ओके, लेट इट बी, ओके। सो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन होगा यहां पर। अगर x 0 होता है तो फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन। मान लो x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 है तो 10 प्लस 0.5, सो फोर्स इज इक्वल टू 10.5। अगर x इज इक्वल टू 2 लिखा, x इज इक्वल टू 2, सो फोर्स इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 11 न्यूटन। मतलब अगर पोजीशन चेंज होती है तो फोर्स चेंज होगा, मतलब फोर्स वेरिएबल है, पोजीशन पर डिपेंड है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिक मैथ में हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देख लो क्या है यहां पर, फोर्स F इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5x unit, okay, and object is displaced from x is equal to 0 to x is equal to 2, let's say unit, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि dx है, dx मतलब बहुत सी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई। सो बहुत सी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी बहुत सा छोटा सा होगा, कितना होगा, dw होगा। सो dw इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड F एंड डिस्प्लेसमेंट dx। लेकिन हमें जो वर्क डन निकालना है वो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं निकालना, हमें वर्क डन निकालना है 0 to 2 तक के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw, लेट से w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 फोर्स 10 प्लस 0.5x dx, ओके। इसे हम स्प्लिट करेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 10 dx प्लस फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 0.5x dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 10 का इंटीग्रेशन, 10 तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x लिमिट्स 0 to 2 प्लस 0.5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स 0 to 2, सो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, कौन बताएगा, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी गुड, ठीक है। सो यहां पर अपर लिमिट x की जगह 2 पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 प्लस 0.5, अपर लिमिट x 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, ओके। सो वर्क इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 प्लस हेयर 4 by 2 2 इंटू 0.5 दैट इज 1, सो 20 प्लस 1 21 यूनिट, 21 यूनिट्स, वर्क इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। सो इस तरह से अगर वेरिएबल फोर्स है तो आपको इंटीग्रेशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन, अब कुछ ग्राफ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज गिवन, वेरी इजी एग्जाम्पल।
1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में इस तरह के आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो वर्क का सिंपल फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर ग्राफ, अगर कोई भी क्वांटिटी के फॉर्मूले में, किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूले, दो क्वांटिटी का क्या है, प्रोडक्ट है, और वो ग्राफ जो दिया है, ठीक है, सो उस दो में से एक एक्स एक्सिस पर है, दूसरी वाई एक्सिस पर ही होगी। सो इस केस में क्या करते हैं, हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लेते हैं। सो यहाँ पर वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ। सो एरिया अंडर दिस ग्राफ, area under this graph will be work done, okay। so work is equal to area under force versus displacement graph, okay, area under force versus displacement graph। so यहाँ पर area under force and displacement graph, so आपको दिख रहा है कौन सा शेप है, trapezium। so you can use the direct formula of area of trapezium। so work done is equal to 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड से उसकी सब, सो यहाँ पर 0 to 40 एक है, और दूसरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, सो 10 से लेकर 30 तक, मतलब 20। सो 40 इंटू 40 + 20, जो पैरेलल साइड से एक है 40 की, एक है 20 की, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों में, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है 10, ठीक है। सो ये हो गया 10। सो 65 आर 300, वर्क इज इक्वल टू 300। SI क्वांटिटीज आर देयर, फोर्स इज गिवन इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, सो हम यहाँ पर लिखेंगे जूल। सो वर्क इज इक्वल टू 300 जूल, ठीक है। ये एरिया का सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कुछ इस तरह से एग्जांपल, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ, लेकिन अगर इस तरह से कुछ ग्राफ है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सो इस केस में एज इट इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, इसके बाद जो फोर्स है क्या है, फोर्स निगेटिव है, फोर्स यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो अगर फोर्स निगेटिव है तो एज इट इज हम एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते। सो किस तरह से इस तरह के सवाल सॉल्व करने हैं हम अगले लेक्चर में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो बताओ, जो कुछ भी वर्क का कंसेप्ट और जो न्यूमेरिकल सॉल्व है, क्या किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर एक बार घर जाकर रिवाइज कीजिए, ठीक है। कुछ डिफिकल्टीज आती है तो पूछिए, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, आपको अच्छी रैंक लानी है जेईई में, हर दिन ये याद रखिए। थैंक यू।